मैंने सवाल इसलिए पूछा ना सर, मैं बीच में टोक रही हूँ, इससे पहले भी विदेश दौरा हुआ है, बहुत बातें कही गई थी कि होगा, लेकिन ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं है। इस बार क्या बदलेगा? 130 कंट्री के बीच में, जहां अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और बड़े बड़े इंग्लैंड, शक्तिशाली देश वहां पर बैठे हैं। हाँ, पे हमारा झारखंड का एक प्रतिनिधि मंडल, एक सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल वहां पे शामिल हुआ है और हमारे राज्य के हित में वहां बात करता है कि भाई आपका झारखंड में माहौल कैसा है, आप वहां बिजनेस कर रहे हो पिछले 40-50 वर्षों, आपको क्या क्या बेनिफिट मिलती है, आपको किस किस समस्या का से आपको जूझना पड़ता है। तो हम जो बताएंगे ना, वो सरकार से ज्यादा विश्वसनीय उनको लगेगा। यह चीज मेरी मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं, ये तो ठीक है मैंने कि विदेशों से आप निवेश लेकर आएंगे, आप यहाँ पर क्या आपने ऐसा माहौल तैयार किया है? आप बड़का गांव की स्थिति देख लीजिए एनटीपीसी के साथ, आप अडानी पावर प्लांट को लेकर देख लीजिए, आप जमशेदपुर में कैरव गांधी का मामला देख लीजिए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बताती हैं कि अगर कारोबारी यहाँ सुरक्षित नहीं है, जो बड़े कारोबारी आ रहे हैं, अगर उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उनके लिए अगर ऐसे एजिटेशंस हैं, तो अगर बाहर से विदेशों से आएंगे तो आप कैसे इन चीज़ों को जोहार जोहार जोहार। और ये जोहार आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी सुनाई दे रहा होगा। सुनाई क्यों ना दे भाई, दावोस में झारखंड का डंका जिस तरह से बजा है उसे पूरी दुनिया देख चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे वहां पर, इकोनॉमिक फोरम पर बात हुई और संभावना है कि बड़ा अंतर्राष्ट्रीय निवेश झारखंड में होगा। आपको हम ये बता दें कि ये पहला मौका है कि न सिर्फ मुख्यमंत्री गए हैं विदेशों में निवेश लाने के लिए, बल्कि पहली बार चैम्बर की टीम भी गई है उनके साथ। तो ये एक पूरा एक स्ट्रैटेजी, एक पूरी प्लानिंग के साथ ये तैयारी की गई कि अगर इन्वेस्टर्स तैयार होते हैं तो कैसे इन्वेस्ट कराया जा सकेगा झारखंड में कैसा प्लेटफॉर्म मिलेगा, ये सब कुछ पूरी रणनीति के तहत। और उसके बाद लंदन की तस्वीर तो आपके सामने है, लेकिन हम दावोस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक फोरम पर बात हुई है और वहीं पर मुख्यमंत्री का बयान जो है जब उन्होंने संबोधित किया तो वो खूब वायरल भी हुआ है और प्रशंसा इतनी हो रही है, तारीफ हो रही है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ राज्य की बात नहीं की, उन्होंने पूरे भारत की बात की, विकसित भारत के लक्ष्य की बात की। खैर, उससे अलग इस वक्त हमारे साथ चैम्बर सदस्य रमेश कुमार साहू जी जुड़े हुए हैं। रमेश जी जोहार आपको। और मैं बस इतना समझना चाहती हूँ कि आरोप प्रत्यारोप से अलग दावोस में जिस तरह से इकोनॉमिक फोरम को लेकर बातचीत की है मुख्यमंत्री में, इस बार चैम्बर के लोग भी हैं, पहली दफा ऐसा हुआ है, तो क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि वहां से निवेश अगर आएगा यहाँ पर तो आएगा, कितना आएगा और यहाँ के लोगों को क्या प्रॉफिट मिल पाएगा, यहाँ के लोगों के लिए क्या प्लेटफॉर्म बन पाएगा? देखिए आरती, ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने कहा और आज के दिन में मुझे लगता है मुख्यमंत्री गए हुए 1 सप्ताह हो गया और 1 सप्ताह में सारे डिजिटल मीडिया और जितने भी पेपर मीडिया हैं, सारे लोग कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 50% कवरेज उसी के ऊपर चल रहे हैं, कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। देखिए, ये जो दावेस पे मुख्यमंत्री जी दावेस गए हैं और वहां से जो जितने लोगों के साथ मुलाकात हो रही है और आप समझ रही हैं कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए ही सिर्फ गए हैं और इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। मेरा मानना है कि ये जो चीजें हैं वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। 130 कंट्री के ऊपर झारखंड का वहां की जो प्रतिनिधित्व करने की बात है उस पर है कि 130 कंट्री के बीच में, जहां अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और बड़े बड़े इंग्लैंड, शक्तिशाली देश वहां पर बैठे हैं। हाँ, पे हमारा झारखंड का एक प्रतिनिधि मंडल, एक सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल वहां पे शामिल हुआ है और हमारे राज्य के हित में वहां बात करता है। और उससे भी बड़ा बात है कि अभी आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही जब राज्य के बारे में वहां पता चलेगा, लोगों को यह पता चलेगा कि वो ऐसा राज्य है जहां वर्ल्ड का 40% मिनरल है। जिस राज्य में वर्ल्ड का 40% मिनरल हो, पूरे पृथ्वी का 40% मिनरल हो, तो लोगों को पता चलेगा, तो लोगों को स्वयं ही यहाँ आने के लिए इच्छुक होंगे। इसी चीज को बताने के लिए तो हमारा जो सरकार है और हमारा डेलीगेशन है वहां पे गया है। इसी चीज को तो वो प्रचार प्रसार कह रहा है। अब पहली बार ऐसा हुआ है राज बनने के बाद सरकार को और मुख्यमंत्री जी को यह भी लगा कि मैं वहां जा रहा हूं और मैं ये बातें लेके जा रहा हूं कि मेरे यहाँ आइए, मैं एक अच्छा माहौल दूंगा बिजनेस करने के लिए और बिजनेस का अपॉर्चुनिटी भी दूंगा। यही बता रहे हैं मुख्यमंत्री। उसका गवाही कौन देगा? उसका गवाही जो यहाँ बिजनेस करते हैं, जो बिजनेस का प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, वही देगा। तो चेंबर ऑफ कॉमर्स से बड़ा
झारखंड में बिजनेस का प्लेटफॉर्म तो कोई है नहीं। हाँ, तो हमारे अध्यक्ष और हमारे महासचिव को साथ में डेलीगेशन में शामिल किया सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, उसके लिए बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपने राजहित के लिए सोचा। आज कुछ भी इन्वेस्टमेंट अगर आता है राज्य में तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ मुख्यमंत्री जी के खाते में थोड़ी जाएगा या मुख्यमंत्री जी के पास ही थोड़ी होगा, उससे पूरे राज्य की इकोनॉमी को फायदा होगा, पूरे राज्य के लोगों को फायदा होगा। अब बताइए, अगर कोई बिजनेसमैन दवेश में 130 कंट्री का लोग वहां पे सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वहां पे, और मुख्यमंत्री जी के साथ कोई घराना, बिजनेस घराना ऐसा है, वो चाहता है कि मैं झारखंड आऊं और कुछ बिजनेस करूं, उनको सर्टिफाई अगर करना है तो कुछ ना कहीं जो हमारा चेंबर का अध्यक्ष और सचिव है ना, उनसे वो पहले बात करेगा कि भाई आपका झारखंड में माहौल कैसा है, आप वहां बिजनेस कर रहे हो पिछले 40-50 वर्षों, आपको क्या क्या बेनिफिट मिलती है, आपको किस किस समस्या का से आपको जूझना पड़ता है। तो हम जो बताएंगे ना वो सरकार से ज्यादा विश्वसनीय उनको लगेगा। यह चीज मेरी मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं, ये तो ठीक है, मतलब ये ठीक है कि चैम्बर की जो टीम है वो जरूर उनसे रिकमेंडेशन जरूर लिए जाएंगे कि भाई आप ये बताइए कि वहां पर कैसा माहौल है, क्या है, क्योंकि कहीं भी कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा या फिर कोई इन्वेस्ट करेगा तो सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी चेक होता है कि भाई अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां माहौल क्या है। ये सर्टिफाई होना अलग चीज है, लेकिन 130 देशों के बीच झारखंड को खड़ा होना, ये सच में बहुत गौरव वाला क्षण है कि हम उन तमाम शक्तिशाली देशों के बीच एक छोटे सा राज्य जरूर छोटा है, लेकिन आप सोचिए कि 40% मिनरल विश्व का वो हमारा देश यहां से देता है, वो झारखंड राज्य देता है। ऐसे में बीइंग अ चैम्बर मेंबर आप सिर्फ वहां पर झारखंड को खड़ा देखते हैं, लेकिन उससे क्या मिलेगा झारखंड को, मतलब आपकी व्यक्तिगत राय मैं जानना चाहती हूँ चैम्बर की तरफ से कि आपको क्या लगता है कितना फायदा हो पाएगा। एकदम ग्राउंड रियलिटी बताइएगा कि सिर्फ वहां पर डंका बजा देना और उसके बाद झारखंड में जमीनी हकीकत दोनों में कितना फर्क रहेगा, ये बताइए। देखिए, बहुत फर्क होगा। राज्य बने 25 वर्ष हो गए। नहीं, मैंने सवाल इसलिए पूछा ना सर, मैं बीच में टोक रही हूँ, इससे पहले भी विदेश दौरा हुआ है, बहुत बातें कही गई थी कि होगा, लेकिन ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं है। इस बार क्या बदलेगा? इस बार तो पक्का बदलेगा। इसलिए बदलेगा कि जितने भी सरकारें बनी, आप भी देख रहे होंगे, कोई सरकार 5 वर्ष से ज्यादा नहीं चला। सब जितने भी सरकार थी वो कहीं ना कहीं कह लीजिए कि कोलिशन का गवर्नमेंट थी। एक रघुवर दास जी की सरकार जो था बीजेपी में, जो 5 वर्ष चला, और दोबारे जो हमारे हेमंत सोरेन जी 5 वर्ष गुजारे और अभी 5 वर्ष गुजारेंगे। जाहिर सी बात है, एक अस्थिर सरकार जब रहती है तो कोई भी नीति निर्धारण बनने में एक दिन तो लगता नहीं, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर भी लगता है। तो अभी तो 4 साल हमारा सरकार बहुत अच्छा चलेगा और आगे भी चलेगा। तो अभी जो वहां से जो हमारी जो प्रपोजल वहां से बन के आएंगी और बनेगी, यही वजह है कि अभी जो मुख्यमंत्री जी वहां दौरा करने गए हैं 130 कंट्री के साथ में, अभी लोग जो आना चाहेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे और उनको एक नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और मेरा मानना है कि साथ में हमारी विधायिका कल्पना सोरेन मुर्मू जी भी साथ में हैं, और मुझे लगता है कि वो इन बातों को थोड़ा और अच्छे तरीकों से रखती हैं। उनके लिए भी मैंने अलग से आज मैं उनकी फेसबुक आईडी पे मैंने कुछ टिप्पणी किया था। तो मुझे लगता है कि इस बार जो डेलीगेशन किया है राज्य के लिए बहुत अच्छा करके आएगा, बहुत अच्छा चीजें आएंगी इस बात। देखिए, मतलब हम पत्रकार हैं तो चैम्बर के मेंबर हैं तो शायद इनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होगा, लेकिन हमारा काम है सवाल पूछना। तो एक सवाल मैं जरूर पूछूंगी कि विपक्ष इस दौरे को लेकर 2-3 चीजें बहुत काउंटर पार्ट डाल रहा है। काउंटर ये है कि आप कह रहे हैं कि विदेशों से आप निवेश लेकर आएंगे, आप यहाँ पर क्या आपने ऐसा माहौल तैयार किया है? आप बड़का गांव की स्थिति देख लीजिए एनटीपीसी के साथ, आप अडानी पावर प्लांट को लेकर देख लीजिए, आप जमशेदपुर में कैरव गांधी का मामला देख लीजिए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बताती हैं कि अगर कारोबारी यहाँ सुरक्षित नहीं है, जो बड़े कारोबारी आ रहे हैं, अगर उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उनके लिए अगर ऐसे एजिटेशंस हैं, तो अगर बाहर से विदेशों से आएंगे तो आप कैसे इन चीज़ों को हैंडल? देखिए, अभी आपने कहा कैरव गांधी का, देखिए इतना बड़ा राज्य है, वो जो भी घटना घटा वो एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये भी मानिए कि ऐसी एके दुखे घटना कहीं कहीं हो जाती हैं और उसको रिजॉल्व भी हमारा सरकार ही करता है।
अब आप देख लीजिए 2 बच्चों का साथ हुआ था, 2 बच्चे को खोजने में आज 150 बच्चे खोजे गए और पूरे इंडिया बड़े नेटवर्क का खुलासा बहुत हुआ। बड़ा नेटवर्क खुलासा हुआ और राज्य के कितने राज्य इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो इनको खोजने में और लोगों को भी फायदा हो गया। उसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ऐसा कुछ झारखंड में नहीं है। आप एनटीपीसी बड़का गांव की बात कर रही हैं या अडानी पावर की बात कर रही हैं। आपको मैं बताऊं कि अजीम जी प्रेम जी भी तो 100 करोड़ की 100 एकड़ में हमारा यहाँ पे इतना बड़ा यूनिवर्सिटी उन्होंने खड़ा किया और कल उनका भी मैं आधे घंटा का इंटरव्यू में देख रहा था अलग से उनका भी। तो उनको तो कोई परेशानी नहीं हो रही। टाटा घराना हमारा यहाँ काम कर रहा है, आज तक कोई टाटा घराना के साथ कोई परेशानी नहीं। देखिए दिक्कत कहाँ होता है आरती, जब ग्राउंड पे कोई आता है पैसा कमाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, कुछ करने के लिए, और वो सामाजिक से दूरी बना लेता है। वो उस आसपास का माहौल में लोकलाइट से आपको फेमिलियर होना पड़ेगा। नहीं करता। आप बताइए ना, आप 1000 करोड़ रुपया, अब आप अडानी की बात करते हैं, अडानी साहब ने तो साहेबगंज में इतना बड़ा पावर प्लांट लगाया, अब क्या वो बिजली उत्पाद करके हमारे झारखंड को देते हैं? नहीं देते, बिजली चला जाता है बांग्लादेश जाता अब है। मुझे बताइए वहां झारखंड जितने भी हमारे गोड्डा डिस्ट्रिक्ट या साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट उस एरिया का लोग हैं, कितने लोग उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं जो हमारे झारखंड के। आप आधा से ज्यादा आदमी बाहर के ले आते हो, तो हमारे लोग क्या कोयले से निकले हुए राख खाने के लिए? हमारे लोग वही पोल्यूशन बर्दाश्त करने के लिए? तो आप टाटा ऐसे घराने, जिंदल काम कर रहा है, जिंदल ऐसा घराने, आज सेल काम कर रहा है, ऐसे घरानों के जैसे, ऐसे घरानों के लिए क्या अलग से कानून बनाया क्या? ऐसे घराने भी हैं, उसी के कानून तो के तहत। हाँ। इसलिए आप कैसे मेरे साथ आप पेश आते हो उस पर बहुत डिपेंड करता है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा घराना आएगा और आया है और उसको कोई बहुत बड़ा यहाँ पे परेशानियां का सामना करना पड़ा। मुझे तो नहीं लगता है। एनटीपीसी बड़का गांव का जहां जो मामला है, एक्चुअली बहुत शॉर्ट टाइम में बड़का गांव में कोयला का खदानें जो चालू हुई पिछले 10-15 वर्षों में, पहले से वहां कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं था। अब जो रैयत है उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को 5 करोड़ चाहिए कि 50 करोड़ चाहिए कि 5 लाख चाहिए। तो वो अलग अलग तरह का बातें आ रही हैं, अलग अलग तरह का चीजें हैं। वहां पे एक ही जमीन पे 3 लोग दावेदारी कर देते हैं। ये तरह का बहुत तरह का मामला है। मतलब ये सब सॉर्ट आउट किया जा सकता है इजीली। ग्रीन एनर्जी पे बहुत बात हुई है, दावोस में बहुत बात हुई, और उसे एक बड़ा ये कहा जा रहा है कि उससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है अगर वो उन चीजों को अगर यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ग्रीन एनर्जी। देखिए अभी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, चूंकि पूरी जो पृथ्वी का वो आप वातावरण है आप देख ही रहे हैं, टेम्परेचर हाई पे आएगा। तो अब आगे गाड़ियां भी बनेंगी वो ग्रीन एनर्जी से बनेंगी, लोहा भी बनेगा वैसे, सीमेंट भी बनेगा वैसे। अब ग्रीन एनर्जी बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसका थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी में आके बनता तो वो भी आयरन ओर से ही है, और बिना उसको गलाए तो बन नहीं सकता। या तो कोयले से गलाइए या बिजली से गलाइए। बिजली भी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? लेकिन उसकी जो मशीनें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है ना, उसमें बहुत हद तक 90% तक वो झारखंड इसके लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और एआई और आईटी हब को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि हम मिनरल्स में तो भरपूर हैं भाई, लेकिन आईटी हब भी होना चाहिए हमारे यहाँ। हम क्यों बाकी टेक्नोलॉजी से दूर रहें? एआई का जमाना है तो भाई हम उससे क्यों दूर रहें? इस पर भी बात हुई है इकोनॉमिक फोरम में। आरती, एआई एक ऐसा चीज है कि अब आने वाला समय में ना आदमी से ज्यादा एआई काम करेगा। अभी आप कहीं बम लगा हुआ है, वहां पहले एक आदमी जाता था या मेरा एक डॉग जाता था, वो सूंघता था। अब तो एआई का जमाना आ गया। अब आदमी को हम बचा सकते हैं, रोबोट के थ्रू भेज सकते हैं। तो आने वाला समय में देखिए सबसे ज्यादा अगर कुछ किसी चीज पे काम होगा ना तो एआई पे काम होगा। तो एआई में तो नो डाउट बहुत बढ़िया काम होने वाला है और राज्य में ही होना चाहिए। और आपका क्या एक सवाल था एआई के साथ? आईटी हब ये बात तो हम मानने के लिए तैयार हैं कि आईटी हब में झारखंड बहुत ही पीछे है। आईटी टेक्नोलॉजी में झारखंड बहुत हाँ, इसलिए कोशिश की जा रही है ना कि बाकी सारी चीजों में हम अगर हैं सुपर पावर के रूप में हैं, तो भाई आईटी में हम क्यों पीछे रहे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हमारे यहाँ होना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी में भी झारखंड एक पावर की तरह, सुपर पावर की तरह उभरे, तो इसकी भी कोशिश होगी।
जी, तो अब मुझे लगता है कि अब आ गया आईटी, एक जनरेशन, 2 जनरेशन गुजर गया, क्योंकि 95 के बाद से कंप्यूटराइजेशन आ बिल्कुल, गया था। हाँ। तो अब तीसरा जनरेशन में हम लोग अब प्रवेश करेंगे, तो अब तो आईटी हब बनना ही चाहिए यहाँ, और मुझे लगता है अब यहाँ डेवलपमेंट होगा, आईटी हब बनेगा। चलिए, उम्मीद कीजिए कि झारखंड एक बेहतर झारखंड के तौर पर नजर आएगा आने वाले कुछ समय में, और यही कोशिश तो चल रही है। और ये यात्रा इसलिए भी याद रखी जाएगी कि जिस इकोनॉमिक फोरम को लेकर बात हुई है, क्या वो उसका अगर कुछ भी इंप्लीमेंट हो पाता है, अगर 50% भी इंप्लीमेंटेशन अगर झारखंड में हुआ, तो फिर समझिए कि कितना बड़ा बदलाव होगा। और अगर आईटी हब और एआई की बात हम कर रहे हैं, अगर उन चीज़ों को यहाँ पर लाने की कोशिश जो की जा रही है, अगर वो धरातल पर उतारी जाती है, तो हम ना सिर्फ मिनरल्स यानी खनिज संपदा से अलग, हम आईटी सेक्टर में भी एक सुपर पावर की तरह नजर आएंगे। एआई भी हमारे कदमों में होगा, लेकिन इन सब के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ अभी चीजें बिछाई गई हैं, अब उन चीजों को कैसे करीने से सजाया जाना है, कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा, इन सारी चीजों में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन कहते हैं कि शुरुआत शून्य से होती है। अब जब पेपर पर बातें हो रही हैं, तो ग्राउंड पर भी बातें होंगी, और बहुत जल्द होंगी। बहुत शुक्रिया रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार।